चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है एग्रीकल्चर के तहत। तो सबसे पहले देखेंगे कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी। तो रिसेंटली आप देखो कि जो डैप है, इट मीन्स की डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, उसके ऊपर सब्सिडी इंक्रीज़ कर दी गई है। इट मीन्स की 500 पर बैग देखने को मिलेगा और इससे ये बढ़ाकर 1200 पर बैग कर दिया गया। इट मीन्स की 140% यहाँ पे जो प्राइस है और जो सब्सिडी देने का है सब फर्टिलाइज़र में, वो अभी इंक्रीज़ हो गई है। तो मेन मुद्दा इसी में है कि सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र दिया जाता है, सब्सिडी दिया जाता है फर्टिलाइज़र में। तो फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं, इंडिया में क्या हालचाल है। तो इंडियन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री आपको दो तरीके की देखने को मिलेगी। एक तो जो नाइट्रोजियस फर्टिलाइज़र बेस्ड होता है एंड सेकेंड वन जो कि फॉस्फेटिक पोटासिक फर्टिलाइज़र होते हैं। तो एसबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो इंडियन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है। और किस टर्म में? तो प्रोडक्शन के टर्म में। बट कंजप्शन के टर्म में आप देखो तो हम लोग और फास्ट है, इट मीन्स की सेकेंड लार्जेस्ट है। तो प्रोडक्शन हम लोग थर्ड नंबर पे करते हैं बट उसको कंज्यूम हम लोग सेकेंड नंबर पे करते हैं। इस चीज़ों को ध्यान रखनी है। इंडियन फर्टिलाइज़र मार्केट अगर हम लोग देखें तो ये CAGR के 11.9% यहाँ पे रजिस्टर्ड है, जो भी फॉरकास्ट पीरियड है 2021 और 26 का। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे रखा गया है। इंडियन अगर हम लोग फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात करें तो सब्सिडी क्या होता है? एक तरीके का छूट होता है। सरकार जो है जितना, मान लीजिए कि फर्टिलाइज़र की प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो सरकार कहेगी कि आप 100 रुपीज़ में लीजिए इसे और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में 20 रुपीज़ आ जाएगा, सरकार के द्वारा क्रेडिट किया जाता है। तो ये क्या होता है कि ये एक सब्सिडी होता है। और तो आपको इस हिसाब से कितने में मिला फर्टिलाइज़र? तो 80 रुपीज़ में मिली। तो फर्टिलाइज़र अगर सब्सिडी देखें तो दो तरीके की है, एक यूरिया एक नॉन यूरिया। यूरिया में क्या होता है कि इसको गवर्न नहीं किया जाता है NBS के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है स्टैट्यूटरी जो नोटिफाइड प्राइस होती है, उसी में जितनी भी यहाँ पे प्राइस है उसी में यहाँ पे सरकार फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। नॉन यूरिया की बात करें तो इसको NBS स्कीम के द्वारा इसको कवर्ड किया गया है। साथ ही NBS के अगर अंदर देखें तो यहाँ पे PNK जो फर्टिलाइज़र है, तो यहाँ पे इनके जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, मार्केटर होते हैं, उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल ओपन है कि वो अपने हिसाब से MRP फिक्स कर सकते हैं, लेकिन एक रीज़नेबल रेट में। ठीक है। तो जो भी यहाँ पे NBS के अंदर है वो अपने हिसाब से मार्केट में जो भी प्राइस होते हैं उस हिसाब से वो सेट करते हैं। लेकिन NBS के तहत जो नहीं यहाँ पे गवर्न होते हैं उनकी यहाँ पे एक नोटिफाइड प्राइस होती है, उसी में उनको अपना खरीदना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर को और इम्पोर्टर्स को भी, जिससे कि फार्मर्स जो है ना वो उनको अफोर्डेबल प्राइस में बाई कर सके, खरीद सके। 2018 के पहले क्या था कि कंपनीज थी जो कि यहाँ पे आप देखो कि जो मटेरियल यहाँ पे डिस्पैच हो जाता था और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा उसको रिसीव कर लिया जाता था और डेजिग्नेटेड जो गोडाउन में जाता था, तब यहाँ पे कंपनीज इस तरीके से जो है सब्सिडीज़ वगैरह रीइम्बर्स करती थी। लेकिन 2018 से क्या हुआ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब जो क्या है कि सरकार के द्वारा जो मनी भेजा जाता है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है किसके बैंक अकाउंट में? तो फार्मर्स के बैंक अकाउंट में या फिर रिटेलर अकाउंट के बैंक अकाउंट में। ठीक है। अब देखते हैं इशू क्या है स्पेसिफिक। आप देखो यूरिया जो फर्टिलाइज़र होते हैं इसकी कई बार चर्चे में रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि यूरिया में आप देखो सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। ठीक है। और इसके बाद क्या होता है कि ये एक एक्चुअल कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है उसी के प्रोपोर्शन में आप इसको देख सकते हो। यूरिया मोस्ट अगर हम लोग देखें तो कंट्रोल किया जाता है फर्टिलाइज़र, यानी कि फिजिकली इसको सरकार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट जो है यूरिया सेक्टर में 5 तरीके से इंटरवीन करती है। सबसे पहले क्या है कि MRP को कंट्रोल करती है, जिस हिसाब से सरकार चाहती है उस हिसाब से जो है यूरिया फर्टिलाइज़र की MRP रहती है। साथ ही सब्सिडी दी जाती है। हमारे यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, यूरिया प्रोड्यूसर जो है फर्टिलाइज़र के, उनको काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी दिया जाता है। साथ ही मूवमेंट जो है वो डायरेक्टेड हो जाता है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट के द्वारा मैन्युफैक्चरर को और इंपोर्टर को कह दिया जाता है कि कितना उनको इंपोर्ट करना है और कितना उनको यूरिया वाले सेल करना है। तो इस तरीके से सरकार यहाँ भी इन्वॉल्व है। उसके आगे आप देखो तो यहाँ पे कोनलाइज्ड इंपोर्ट है, यानी कि 3 एजेंसीज है जिनको अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे यूरिया इंपोर्ट करें। और कंसाइनमेंट भी आप देख सकते हो कि स्पेसिफिक सब्सिडीज़ जो है वो इंपोर्टर्स को भी दी जाती है। तो यहाँ पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि हमेशा डिबेट एंड डिस्कशन होती है। इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 की ये बात कही थी कि 24% जो यूरिया की सब्सिडी है वो इनएफिशिएंट प्रोड्यूसर को दी जाती है, यानी कि वो सही तरीके से प्रोड्यूस भी नहीं करते बट वो बैठ के सब्सिडी खा रहे हैं। 41% ये डाइवर्ट किया जाता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जिसमें कि आपका स्मगलिंग और नेबरिंग कंट्रीज़ भी इंक्लूडेड है। 24% जो है वो लार्जर और जो प्रिजमली जो रीचर फार्मर्स है उनके द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है।
इट मीन्स कि इकोनॉमिक सर्वे में इस चीज़ को बाहर निकाल के लाया गया था कि कितना ज़्यादा यूरिया सब्सिडी के टर्म्स में, यूरिया फर्टिलाइजर्स को जो सब्सिडी दिया जाता है उसके बैक में आप जाके देखोगे तो कितनी ज़्यादा यहाँ पे करप्शन हो रही है। तो गलत तरीके से गलत लोगों तक ये पैसे पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिया गया। तो सबसे पहले कानून बना दी गई 2015 में, जो कि न्यू यूरिया पॉलिसी थी, जिसमें कि ये कहा गया कि एनर्जी एफिशिएंसी को यूरिया प्रोडक्शन में और ज़्यादा प्रमोट करना है। नीम कोटेड यूरिया लाया गया, जिससे कि आपको यूपीएससी में क्वेश्चंस भी देखने को मिले कि नीम कोटेड यूरिया का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि फर्टिलाइज़र के यूज़ को जो है बैलेंस करना है। साथ ही गैस पूलिंग लाई गई। इट मीन्स कि जो डोमेस्टिक गैस है उसकी पूलिंग की जा रही थी रीगैसिफाइड एलपीजी के साथ, सॉरी एलएनजी के साथ। ठीक है, जिससे कि नेचुरल गैस जो है एक यूनिफॉर्म प्राइस में सारे नेचुरल गैस जो ग्रिड है उनको प्रोवाइड किया जाए। सॉइल हेल्थ कार्ड लाया गया, जिसमें कि आप देखो कि यहाँ पे फर्टिलाइज़र का सॉइल की क्वालिटी कैसी है और उस हिसाब से कितने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने हैं, इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन फार्मर्स को दी गई। तो यहाँ पे एनपीके रेशियो देखा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटास की रेशियो देखी जाती है किसी भी सॉइल में, और फर्टिलाइज़र में उस हिसाब से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अभी भी आप में न्यूज़ में है सॉइल हेल्थ कार्ड, ये आपसे इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो हमारे यहाँ से कौन कौन सी ऐसी क्रॉप प्रोडक्शन है, कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसको कि बाहर भेजा जाता है। तो अगर हम लोग अपनी इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट इकोसिस्टम देखें तो हम लोग जो है नेट एक्सपोर्टर है एग्री एक्सपोर्ट के, एग्री प्रोडक्ट के। वो भी कब से, जब से हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुई है 1991 में, जो एलपीजी रिफॉर्म हुई थी, तब से आपको पता है कि हम लोग ग्लोबलाइज, प्राइवेटाइज और जो लिबरलाइज है ये इकॉनमी को हमने अपनाया, और उसके बाद हमारी जो एग्री प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बास्केट जो है इसमें 2.5% है पूरे वर्ल्ड की एग्रीकल्चर ट्रेड में। और मेजर जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग किस किस देश को करते हैं, तो इसमें यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, ईरान, नेपाल और बांग्लादेश है। तो हमारे जो यहाँ पे आपको नेबरिंग कंट्रीज़ देखने को मिलेंगे उसमें कौन कौन है, तो नेपाल है, बांग्लादेश है और बस। ठीक है, तो इतने नेबरिंग कंट्रीज़ है जिनको हम लोग, आपको पता है कि नेपाल और बांग्लादेश हमारे बहुत अच्छे एक नेबरिंग कंट्रीज है, जिसमें कि हम लोग अपने बहुत सारे प्रोडक्ट, नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बट ऑल्सो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। साथ ही अगर हम लोग इसको की जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया से, अगर इसको हम लोग अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा आप देखो कि मैरीन प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं, मछली वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर बासमती राइस में तो हम लोग और भी आगे आते जा रहे हैं। बफेलो मीट है, स्पाइसेस है, स्पाइसेस तो आज से नहीं, आप लोग देखो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही है, वो लोग इसी लालच में हमारे देश में आ गए थे। नॉन बासमती राइस भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। कॉटन रॉ, ये तो आप लोग जानते ही हो, आज से नहीं कई सालों से है। ऑयल मिल है, शुगर है, कैस्टर ऑयल है और टी है। ठीक है, तो ये सारे कुछ ऐसे यहाँ के प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसके अलावा अगर देख ले, देखिए ये जो लेसन हो रही है ये आपके प्रीलिम्स के लिए है, तो इसको क्विक रिवीजन सीरीज़ के जैसा देखना है। ये मत सोचिएगा कि मैं डिटेल में समझा नहीं रही हूँ, हम लोग इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मंथली मैगजीन में, लेकिन यहाँ पे जो आपका ये मैगजीन होता है ये जस्ट फॉर योर रिवीजन होती है, तो इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। फिर एक बॉडी है जो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जो कि पुणे में है। ये इंडिया की फर्स्ट AFEC जो कि इस्टेब्लिश किया गया है मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर है, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड के साथ ये एसोसिएट करके लाया गया। इसका बस मेन एम है कि एग्रीकल्चर और जो फूड एक्सपोर्ट है महाराष्ट्र की उसको यहाँ पे और ज़्यादा डेवलप करना है। एग्री स्टैक, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, एग्री स्टैक है क्या, और इसके पीछे जो मतलब कि इसके पीछे जो आपको बॉडी देखने को मिलेगा वो नीति आयोग है। नीति आयोग के द्वारा प्रपोज किया गया है यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एग्री स्टैक। सो व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट, एक्चुअली एग्री स्टैक में बात किया जा रहा है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज है और डिजिटल डेटाबेस है उसको कलेक्ट किया जाएगा, और इस चीज़ को प्रपोज किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों पे फोकस कर सके और हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इस पर भी फोकस हो सके। एग्री स्टैक की बात करें तो यहाँ पे फार्मर्स की स्टैक है। स्टैक कहने का मतलब क्या होता है, जब आप एक बुक रखते हो इसके ऊपर एक और बुक रख दी और बुक रख दी तो ये आपका स्टैक बन जाता है, यानी कि एक श्रृंखला बन जाती है। तो इसी तरीके से फार्मर्स की स्टैक है, एक फार्म स्टैक है, क्रॉप स्टैक है, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, इसमें आप लोग देखो कि ये जो फार्मर्स की स्टैक है ना, इसमें फार्मर्स की डेटा होगी उनके आधार नंबर के साथ कि वो कितना क्रॉप जो है उगाए हैं, कितने उनकी इनपुट हुई है, कितना आउटपुट हुआ है, सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम को वो अवेल कर रहे हैं, और पीएम किसान के थ्रू उनको पैसे मिले हैं कि नहीं मिले, ये सारी चीज़ें जो है एक जगह इकट्ठी होगी हर एक किसान की। साथ ही गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना,
पीएम किसान है, सॉइल हेल्थ कार्ड है, इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा और इन सब की डेटाबेस जो है एक कॉमन बनाई जाएगी। साथ ही साथ उनका लैंड डिटेल्स भी होगा, लैंड रिकॉर्ड डिटेल्स कि किस ज़मीन पे कहाँ ज़मीन है, कितना ज़मीन है, कितने हेक्टेयर की है, उसमें कितना उनको फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ये सारी ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है वो इनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अदर गवर्नमेंट एफर्ट्स अगर हम लोग देखें कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से डिजिटाइज किया जा रहा है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आप देखो कि डिजिटाइजेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और इसलिए ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। AL सोइंग ऐप है, इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये आपको सोइंग ऐप देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप देखो कि नीति आयोग है वो भी यहाँ पे पार्टनरशिप कर रही है IBM के साथ, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है रियल टाइम डेटा प्रोवाइड किया जाएगा और किसानों को यहाँ पे एडवाइस भी दिया जाएगा। किसान सुविधा क्या है, जैसे कि आप देख ही रहे हो कि ये एक स्मार्टफोन ऐप है जिसमें किसान के लिए सुविधा के लिए ये इसको लाया गया है, जिसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, अब किसान के लिए सुविधा का क्या हो सकता है कि उनको बताया जाए कि हाँ भाई आपकी मिट्टी में कौन सी फसल यहाँ पे बेटर तरीके से उग सकती है, इस वेदर कैसा वेदर होने वाला है, बारिश होगी, गर्मी होगी, क्या होगा, मार्केट प्राइस कैसी है, प्लांट की प्रोटेक्शन कैसे आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एक स्मार्टफोन ऐप के थ्रू। साथ ही एम किसान ऐप है, ये आप देखो कि इस ऐप के थ्रू क्या है कि जितने भी फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स हैं अब उनको एडवाइस मिलेगी, अदर इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि एक्सपर्ट और गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा उनको दिया जाएगा। ठीक है, फिर फार्म ओपीडिया है, इट मीन्स कि इसमें आप देखो कि सीडैक के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये मल्टीलिंगुअल एंड्रॉइड ऐप है। मल्टीलिंगुअल कहने का मतलब है कि जिस भी जगह पे जो लैंग्वेज में किसान समझते हैं उसी उसी लैंग्वेज में वो समझ पाएंगे, और यहाँ पे ये टारगेट है कि जो फार्मर्स है रूरल गुजरात के उनको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है, इट मीन्स कि यहाँ पे इंश्योरेंस यहाँ पे दी जाएगी। और शेतकारी ऐप है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि शेतकारी मासिक जो कि एग्रीकल्चर मैगजीन होगी, ये एग्री मार्केट ऐप है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि मार्केट प्राइस कितने होंगे सारे क्रॉप्स के। पूसा कृषि ऐप है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट आते हैं हॉर्टिकल्चर। तो रिसेंटली आप देख सकते हो कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उनके द्वारा हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे लाया गया, जिसमें कि हमारे देश में हॉर्टिकल्चर की हॉलिस्टिक ग्रोथ हो सके। ये एक सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा। एक पायलट फेज़ में है, इट मीन्स कि इसमें आपको 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर देखने को मिलेंगे और नियरली 10 लाख जो फार्मर्स हैं पूरे 11 स्टेट और यूटी से मिलाकर उनको यहाँ पे रखा गया है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे हॉर्टिकल्चर भी आप देखते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही तहत आता है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप लोग एक याद रखना है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एक मिशन आया था, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। इट मीन्स कि इसमें जो आपका फंड की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मिलकर होगा, और हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स को ये दोनों मिलकर जो है हॉलिस्टिक ग्रोथ करेंगे। इस स्कीम के अंदर क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 60% यहाँ पे फंड प्रोवाइड की जा रही थी। जितना भी टोटल आउटले है डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए वो भी सारे स्टेट में, एक्सेप्ट जो आपको पता है कि स्पेशल दिया जाता है नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए, तो उनको छोड़कर बाकी सारे स्टेट के लिए यहाँ पे 60% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, टेक्निकल एडवाइस दी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दी जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशंस को, सैफ्रॉन मिशंस के लिए, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है जैसे कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में, तो उन सबको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगा इस स्कीम के तहत। ओके, अब इतना डेप्थ में नहीं जाना है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। एक ही यहाँ पे चमन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था जिसको कि 2014 में लाया गया था इसी स्कीम के तहत, जिससे कि बेटर यहाँ पे हॉर्टिकल्चर असेसमेंट हो सके और डेवलपमेंट हो सके। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेजर जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं वो कौन सी स्टेट है हमारे देश में, तो सबसे ज़्यादा हॉर्टिकल्चर में आपको इंगेज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे अदर्स स्टेट है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यूपी है, सॉरी वेस्ट बंगाल है, यूपी है, सॉरी यस, यूपी में 12% देखने को मिलेगा। देन सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है एंड थर्ड नंबर पे आपका एमपी है। तो इस तरीके से याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर वाले जगह पे हॉर्टिकल्चर में सबसे ज़्यादा इंगेज्ड कौन सी राज्य है। अब हमारे देश में देख लेते क्या हाल चाल है। तो हॉर्टिकल्चर जिसमें कि आप लोग जानते हो कि कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस और ऑर्नामेंटल्स और प्लांटेशन, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट होते हैं जिनकी प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन, इंप्रूवमेंट की बात की जाती है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप को यहाँ पे हाई वैल्यू क्रॉप रखा जाता है, इनकी हायर प्रोडक्टिविटी होती है पर यूनिट ऑफ एरिया, और लोअर रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऐसे क्रॉप होते हैं जिसमें कि इरिगेशन और इनपुट कॉस्ट बहुत कम लगता है लेकिन इनकी आउटपुट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। 13% जो ग्लोबल
प्रोडक्शन है उसमें हमारी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होती है फ्रूट्स की, और 21% जो है वेजिटेबल्स की हम लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुके हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एक चाइना है जो कि फर्स्ट नंबर पे है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। ठीक है, इंडिया की रैंक यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है किसी किसी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप में, जैसे आप देख सकते हो कि बनाना, मैंगो, लाइम एंड लेमन, पपाया, ओकरा, इन सब के प्रोडक्शन में हम लोग नंबर 1 में है, बट ओवरऑल प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे, हम लोग सेकंड में है। ठीक है, हमारे यहाँ जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो आप लोग देखो कि 90% टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन होता है पूरे देश में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट कॉमन कॉटन कल्टिवेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉटन कल्टिवेशन के लिए एक याद रखिएगा, ये कॉटन 2040 लाया गया है, तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कॉटन 2040 में क्या है। तो बेसिकली ये कॉटन 2040 एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसमें कि सस्टेनेबल ग्लोबल कॉटन इंडस्ट्री होंगे, इनको एक साथ लाया जाएगा। जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, रिटेलर्स है, ट्रेडर्स है, फार्मर्स है, अदर स्टेक होल्डर्स है, तो पूरे वैल्यू चेन से जो है निकाल कर, इट मीन्स कि पूरे ग्लोबल जो ये वैल्यू चेन में इंक्लूडेड है उनको यहाँ पे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, और उसके बाद सस्टेनेबल ग्लोबल कॉटन इंडस्ट्री के लिए, इसको इंप्रूवमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इस पर बातें की जाएगी। सो कॉटन 2040 याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि फिजिकल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन है उसके लिए। तो यहाँ पे बताया गया कि सारे जो ग्लोबल कॉटन ग्रोइंग रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा उनको रिस्क देखने को मिल रहा है, इस तरीके का क्लाइमेट हैज़ार्ड जो आ गया है। ऑल 6 अगर हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ देखें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा तो हम ही लोग हैं फर्स्ट नंबर पर, देन यूएसए है, देन चाइना, देन ब्राज़ील, देन पाकिस्तान एंड टर्की, जो कि आज के डेट में क्लाइमेट रिस्क के कारण काफ़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं। पर्टिकुलरली आप देखो कि जंगलों में आग लग जाती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशन है और एक्सट्रीम रेनफॉल है। तो ये 3 ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे देखा गया है। क्लाइमेट चेंज से बताया जा रहा है कि 1/3 जो इंडिया की कॉटन ग्रोइंग रीजन है वो हायर रिस्क में आ चुकी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि परसेंटेज ऑफ नेशनल प्रोडक्शन ऑन ए स्टेट लेवल जो कि 2019 का है, तो सबसे ज़्यादा कॉटन की प्रोडक्शन अगर हम लोग देखें तो गुजरात में है, देन यहाँ पे महाराष्ट्र में है एंड देन तेलंगाना में है। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखना है। अब कॉटन कल्टीवेशन के लिए एक बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉटन एक खरीफ क्रॉप है, रबी क्रॉप नहीं है, इट मीन्स कि ये समर क्रॉप हो जाती है। साथ ही इसको ब्लैक कॉटन सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है, जो कि आप जानते हो कि डेक्कन प्लेटू वाली जगह पे ये ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, जिसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। ये हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इस सॉइल में, इसलिए यहाँ पे कॉटन जो है बहुत अच्छे तरीके से कल्टीवेट हो पाता है। टेम्परेचर कितनी ज़रूरत है, तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही ज़रूरत है। रेनफॉल भी यहाँ पे आइडल चाहिए, 55 से 110 सेंटीमीटर चाहिए। मिनिमम 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज इनको चाहिए, इट मीन्स कि इतना दिन जो है बिल्कुल जो ओला वगैरह होते, ओला जो आपको देखने को मिलेगा, जो ठंड होती है, एक्सट्रीम नेगेटिव टेम्परेचर होती है, वो नहीं होना चाहिए। जो मेजोरिटी ऑफ कॉटन कल्टीवेशन है वो यहाँ पे 10 मेजर कॉटन ग्रोइंग स्टेट से आते हैं, जिसको यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि नदर्न जोन में कौन कौन से ऐसे स्टेट है जहाँ पे कॉटन कल्टीवेट किए जाते हैं। सो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है जो कि 16% नेशनल प्रोडक्शन है। देन यहाँ पे सेंट्रल जोन में आप देख सकते हो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। गुजरात में आप अभी देखा मैप में ये 54% है। सदर्न जोन में अगर हम लोग देखें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु है जिसमें 26% होते हैं। तो इसलिए ये कॉटन जो आपका कल्टीवेशन वाला स्टेट है इसको भी याद रखना है, और टोटल 10 मेजर इस ग्रोइंग स्टेट है। ओके, की फैक्टर अगर हम लोग देख ले कॉटन कल्टीवेशन जो कि हमारे देश में, तो लार्जर प्रोड्यूसर कौन है, तो इंडिया जो है वो हाईएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, आज से नहीं है, कई सालों से है, और हमारी फर्स्ट प्लेस रही है। ठीक है, और साथ ही इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है रॉ कॉटन का चाइना के बाद। तो कच्चे कॉटन को जो हम लोग कंज्यूम करते हैं वो सेकंड नंबर पे करते हैं, बट हम लोग प्रोडक्शन फर्स्ट नंबर पे करते हैं। कॉटन स्पीसीज़ के बारे में देखें तो इंडियन फार्मर्स जो है वो 4 तरीके के यहाँ पे कॉटन को कल्टीवेट करते हैं। सबसे पहले देसी कॉटन है, फिर एशियन कॉटन है, इजिप्टियन कॉटन है एंड देन अमेरिकन अपलैंड कॉटन है। करेंटली अगर आप देखोगे तो 80% से ज़्यादा जो कॉटन ग्रो होता है वो बीटी कॉटन हाइब्रिड है। इट मीन्स कि यहाँ पे बीटी कॉटन जो है वो 80% से ज़्यादा हमारे देश में जीएम क्रॉप है, उसको यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। लाइवलीहुड अगर आप लोग देखना चाहते हो तो 60 मिलियन पीपल्स जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉटन वैल्यू चेन में आज के डेट में ये इंगेज्ड है। 40 से 15 मिलियन पीपल्स जो है वो कॉटन ट्रेड में और इसके प्रोसेसिंग में वो इंगेज्ड है।
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जिसमें कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल आज के डेट में हमारे देश में एग्रीकल्चर के बाद इंगेज है, और ये 4% हमारे कंट्रीज़ की जीडीपी को कंट्रीब्यूट भी करते हैं। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। ओके, एक्सपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो टेक्सटाइल और जो क्लोथिंग है इसमें 12% हमारी इंडिया की टोटल एक्सपोर्ट होती है, और 1920 में बताया गया कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो 600 मेट्रिक टन्स ऑफ कॉटन है, तो ये भी ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, तो आज के डेट में सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और सेमीकंडक्टर जो चिप है उसको हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हमारी सरकार के द्वारा हेल्प भी किया जा रहा है। सो व्हाट इज़ दिस सेमीकंडक्टर? देखिए, सेमीकंडक्टर एक फिजिकल सबस्टांस है जो कि इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पे जो करेंट का फ्लो है ना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ करते हो तो उसमें जो करंट का फ्लो है उसको मैनेज करे और कंट्रोल करे, ठीक है। तो इसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सेमीकंडक्टर एक इसेंशियल कंपोनेंट है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और इसको कम्युनिकेट करने में, हेल्थ केयर, कंप्यूटिंग करने में, मिलिट्री सिस्टम हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, क्लीन एनर्जी हो, इन सब में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जनरली इसको क्रिएट किया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और अदर जो प्योर एलिमेंट है उसका इस्तेमाल करके। साथ ही यहाँ पे दो बेसिक टाइप आप देख सकते हो सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है। ग्लोबल अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ये डोमिनेट किया जा रहा है यूएस के द्वारा, फिर साउथ कोरिया के द्वारा, फिर जापान है, ताइवान है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अब हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करना है। आप लोग को पता है कि ताइवान एक छोटी सी देश है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, और पूरी पॉपुलेशन इतनी कम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी ये जो ताइवान है ना, ये सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरे वर्ल्ड में आपको टॉप में देखने को मिलेगा। तो काफ़ी एक अच्छा इंस्पायरिंग स्टोरी है ताइवान से। तो इसलिए इससे हम लोग सीख कर जो है ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इंडिया ट्राई कर रहे हैं कि आज के डेट में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करे। क्योंकि आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत का एक फंडा लाया गया है हमारे देश में, वोकल फॉर लोकल के लिए। क्योंकि जो कोविड-19 थी, जब पूरी संपूर्ण लॉकडाउन लगी, तब हमें लगा कि नहीं, हमारे देश में भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट होनी चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ठप हो गई थी। तो इसलिए हम लोग ने इस तरीके का स्टेप लिया। अब इनिशिएटिव स्टेप देखते हैं। देखिए, हमारे सरकार के द्वारा 100% जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसको अलाउ किया गया, वो भी ऑटोमेटिक रूट से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, पैसा आए, तो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम और भी ज़्यादा बूस्ट हो। साथ ही यहाँ पे आपका नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 2012 में लॉन्च किया गया है। यूनियन बजट 2017-18 की यहाँ पे जो एलोकेशन था एमसीप के लिए, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव्स पैकेज स्कीम और इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड, इसके लिए एलोकेशन बढ़ाई गई। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम लाई गई है, जिसमें 50% जो कॉस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉमन फैसिलिटीज़ जो कि ग्रीन फील्ड क्लस्टर में है, इसको डेवलप करने के लिए 50% कॉस्ट यहाँ पे सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जो ब्राउन फील्ड क्लस्टर है, इट मीन्स की जो पुरानी प्रोजेक्ट है उसमें 75% दी जाएगी, और जो न्यू प्रोजेक्ट है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, उसमें 50% फंड दी जाएगी। अगर हम लोग बात करें यूनियन कैबिनेट के द्वारा एम्पावर्ड कमेटी यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जिसमें कि जो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है वो हमारे देश में प्रोवाइड की जाएगी। फाइन। अब आते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उनके द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसको कहा गया है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। देखिए, पीएलआई स्कीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव्स मिलेगा। तो ये क्या हो गया कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को अगेन बूस्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम लाया गया। तो इससे भी क्वेश्चन बनने की एक्सपेक्टेशन है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ग्लोबल गुड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन हमें बनना है, हमारा इंडियन ब्रांड होना चाहिए। और इस स्कीम को अगर हम लोग देखें तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और साथ ही साथ इस स्कीम को 6 ईयर्स के पीरियड में ये आपका इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग वाले स्कीम को मैं कह रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एग है, पोल्ट्री मीट है, एक प्रोडक्ट है, इस सेगमेंट में रखा गया है, जिसको इस सेगमेंट के तहत जो है आपका कवर अप किया गया, तो इसको याद रखनी है। फिर टूरिज्म सेक्टर देख लेते हैं। आज की डेट में टूरिज्म सेक्टर के बारे में काफ़ी बातें हो रही है। तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम था, जिसमें कि टॉप से टोटल लाया गया। 2018 की बजट में ये आपका टॉप रखा गया था, जिसमें कि कहा गया था कि जो टोमेटो, ओनियन और पोटैटो है, इसकी प्रोडक्शन और इसकी प्राइस स्टेबिलिटी पे काम किया जाएगा, और ये आपको 12 मंथ्स अवेलेबल होंगे। लेकिन अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है टोटल, इट मीन्स कि इसमें सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड है, जहाँ पे आपका 50% सब्सिडी ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में दी जाएगी। उसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम है, ये आपका एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट के लिए लाया गया है, जिसका एम है कि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर तरीके से डेवलप की जाएगी।
देन यहाँ पे आपका ड्राफ्ट किया जा रहा है नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, देख लेंगे इसको जब ये आ जाएगा। उसके बाद ये आपका प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज स्कीम है, जिसमें सेक्टर्स को फॉर्मलाइज करने के लिए इसको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। संपदा स्कीम के बारे में समझते हैं। एक्चुअली संपदा स्कीम में क्या किया जा रहा है कि मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि आज की डेट में जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है वो फूड प्रोसेसिंग को यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम लोग देखें तो 22 मेगा फूड पार्क्स इसको ऑपरेशनल किया गया है आउट ऑफ 37 अप्रूव जो हमारे देश में है। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में मेगा फूड पार्क बन रहे हैं, जहाँ पे आप देखो कि फूड प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, जहाँ पे फूड जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोसेस्ड होके एक जगह रखाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है। इंटीग्रेटेड कोल्ड वैल्यू चेन यहाँ पे लाया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है फूड प्रोसेसिंग प्रिजर्वेशंस को, और एग्रो प्रोसेसिंग जो क्लस्टर है इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट की जा रही है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जा रही है। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये संपदा योजना। ओके, रिसेंटली आप देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो ड्राफ्ट किया जा रहा है नेशनल स्ट्रैटेजीज एंड रोड मैप फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, उससे रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के बारे में। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि आप देखो जितनी भी नेशनल पॉलिसीज़ और प्रोग्राम होती है, जिसके तहत ये कहते हैं कि हमारे देश में जो टूरिज्म है उसको डेवलप करना है, प्रमोट करना है, वो सारा काम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा देखा जाता है। साथ ही साथ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी है, ये ओनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत ये काम करते हैं। इनिशिएटिव क्या क्या लिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ई वीज़ा फैसिलिटी है जो कि हम लोग 169 कंट्रीज़ को यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ई वीज़ा है, ऑनलाइन आप वीज़ा लो और हमारे देश में आ सकते हो, चाहे आपको बिजनेस करना है, मेडिकल पर्पज़ से आपको आना है, मेडिकल अटेंडेंट है, या फिर कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी है तो ट्रिपल एंट्री परमिट कर दी गई है मेडिकल पर्पज़ के लिए, और ई मेडिकल अटेंडेंट वीज़ा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पे 2 मेजर स्कीम्स भी लाया गया। एक तो है स्वदेश दर्शन और दूसरी है प्रसाद। स्वदेश दर्शन इट मीन्स की इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, थीम बेस्ड यहाँ पे टूरिस्ट सर्किट बनाई जाएगी। इस स्कीम के अंदर आपका 15 थीमेटिक सर्किट बनाए जाएंगे, जिसको कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया सर्किट है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करेंगे, बुद्धिस्ट सर्किट है, जहाँ जहाँ हमारे कंट्री में पूरी बुद्धिस्ट साइट है उसको कनेक्ट किया जाएगा, हिमालयन सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, ट्राइबल सर्किट है। तो इस तरीके से आप देखो कि टोटल 15 इस तरीके का थीम बेस्ड सर्किट बनाई जा रही है, जिससे कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। ये हो गया स्वदेश दर्शन। सेकंड है कि प्रसाद है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव है। एक्चुअली इस स्कीम के अंदर क्या करना है कि 51 साइट्स है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है आज की डेट में, वो भी 28 स्टेट्स में, जिसको बेटर तरीके से डेवलप करना है। हमारे देश में बहुत सारे धरोहर है, मॉन्यूमेंट्स है, उन सबको अगर हम लोग अच्छे तरीके से डेवलप करें, उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करें, तो उसमें क्या होता है कि हमारे देश के लोग तो घूमने जाते ही है, बाहर से भी बहुत सारे लोग जो है हमारे देश में घूमने आते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रहेगी तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, हमारे यहाँ जो है इको टूरिज्म भी डेवलप हो पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन है टूरिज्म मिनिस्ट्री का, जिसमें कि मेनली आप देखो कि जेनरिक प्रमोशंस को यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और इनक्रेडिबल इंडिया जो कि आपको पता है कि अद्भुत भारत है हमारा, इसको और ज़्यादा इस पेज को लाया गया जिससे कि हमारी इंडिया की जो मेनली कल्चर है, टूरिज्म है, इसको और ज़्यादा प्रमोट कर सके। देखिए, और साथ ही साथ उड़ान है, उड़े देश का आम नागरिक। तो ये आपको पता है कि अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड एरिया में एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं जिससे कि इसको कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पे आप देखो कि 46 टूरिज्म रूट को यहाँ पे आपका जो है डेवलप किया गया है, जिससे कि बेटर कनेक्टिविटी हो पाएगी उड़ान 3 के तहत। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब आते हैं वन नेशन वन स्टैंडर्ड। तो वन नेशन वन स्टैंडर्ड याद रखना है कि पहली इंस्टीट्यूट है यहाँ पे रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि ये स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बातें हम लोग देख लेते हैं कि WTO की जो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है, इसके बारे में समझिए ये क्या है। WTO का टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड है, इट मीन्स कि आप देखते हो कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब व्यापार करते हैं तो बहुत तरीके की रुकावटें आती है, उसको रोकने के लिए यहाँ पे WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके द्वारा काफ़ी कुछ एग्रीमेंट किया जाता है। तो इस एग्रीमेंट को हम लोग साइन किए हैं, इंडिया इसको साइन किए हैं, और इसमें इंश्योर किया जाता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इवन नॉन गवर्नमेंटल जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज़ है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो ऑपरेट होती है, साथ ही साथ जो रीजनल स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज़ है इंडिया के अंदर, वो एक्सेप्ट करेगी और कंप्लाई करेगी जितनी भी गुड प्रैक्टिसेस का यहाँ पे कोड है। तो बेटर तरीके से अब हमारा जो है ट्रेड हो पाएगा, ये जितनी भी रुकावटें हैं, बैरियर है, उसको हम लोग दूर कर पाएंगे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे वन नेशन वन स्टैंडर्ड कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि हमारे देश में एक ही स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा, और इस आइडिया से क्या होगा कि एक टेम्पलेट यानी कि जो स्टैंडर्ड है किसी भी प्रोडक्ट का, उस टेम्पलेट को पूरी तरीके से पूरे देश में इसको डेवलप किया जाएगा। BIS ओनली आज के डेट में नेशनल बॉडीज़ है जो कि इस तरीके का स्टैंडर्ड फ्रेम करते हैं, बट डिफरेंट PSUs भी है जो कि स्टैंडर्ड फ्रेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो कि FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो कि फूड के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ऑटोमोबाइल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इट मीन्स कि रूल्स रेगुलेशन सेट करते हैं कि ऐसे ही आपको काम करना है, इतने ही में काम करना है, ठीक है। देखिए मैंडेटरी हॉलमार्क लाया गया है गोल्ड ज्वेलरी। आज की डेट में आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो आपको हॉलमार्क मिलता है। हॉलमार्क मतलब क्या होता है? जैसे आज की डेट में आप अगर 50,000 की कोई ज्वेलरी खरीद रहे हो तो आप 10 साल के बाद भी उसको रिटर्न करने जाओगे ना, तो उसकी 50,000 ही रहेगी, उसी उतनी ही दाम में आप उसको बेचोगे जितने दाम में आपने इसको परचेज़ किया था। पहले क्या होता था कि पहले आपने जो है 10,000 में परचेज़ किया, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे कि आज की डेट में जो सोने का भाव है उस हिसाब से वो बिकता है। तो ऐसा आगे चलकर अब आपको नहीं होगा। जब आप आज की डेट में जो रेट में आप खरीदे हो वही आप 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल के बाद भी आप बेचोगे तो उसी रेट में बेचोगे, ना कि उस समय जो रेट रहेगा सोने का उसमें आप बेचोगे। और साथ ही हॉलमार्किंग करने का मतलब होता है कि आपको पता है कि प्योर गोल्ड जो है वो 22 कैरेट्स होते हैं, 24 कैरेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हॉलमार्क कर दिया गया है कि सिर्फ 14 18 और 22 कैरेट्स जो गोल्ड ज्वेलरी है उसी में यहाँ पे हमारे देश में जो है इसको अलाउ किया गया है कि बेच सकते हैं। 24 कैरेट्स नहीं अलाउड है, ठीक है। तो ये भी याद रखने की हॉलमार्किंग किसका किसका किया गया, 14 कैरेट, 18 कैरेट एंड 22 कैरेट, ठीक है। साथ ही आप देखो कि गुड हॉलमार्किंग जो होता है ये बताती है कि प्योरिटी, इट मीन्स कि आप जब गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हो ना तो आपको एक प्योरिटी सर्टिफिकेशन दे दिया जाता है कि हाँ आप जो सोने खरीद रहे हो ये बिल्कुल प्योर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ये नकली नहीं है, ठीक है। और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा जो है एक हॉलमार्क स्कीम लाया गया जिसमें कि आप देखो 2000 से ही ये गोल्ड ज्वेलरी में चल रहा है। 40% जो गोल्ड ज्वेलरी है ये हॉलमार्क्ड है आज की डेट में। बेनिफिट क्या होता है हॉलमार्क से? इससे ज्वेलरी की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इससे जो है आप देखो कि प्योरिटी आपको समझ में आती है कि गोल्ड ज्वेलरी जो है वो प्योरिटी प्योर है, और इससे पब्लिक की जो यहाँ पे ट्रस्ट है उसको मेंटेन किया जाता है। तो इसलिए भी अब आप लोग जो है बिना हिचक के जा सकते हो, जहाँ पे भी हॉलमार्क है वहीं पे आप जाना। इनिशिएटिव क्या लिया गया हमारे देश में स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करने के लिए? तो हमारे यहाँ नेशनल स्ट्रैटेजी लाई गई है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। फॉर्मुलेट किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड जो कि वन ऑफ द कोर एक्टिविटीज़ है हमारे BIS के अंदर। पहचान इनिशिएटिव लाया गया जिसमें कि हमारे देश की जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथों से बनाए हुए जो सामान है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, और गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है 22 लाख जो आर्टिशंस है पहचान स्कीम के अंदर उसको। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे जो अवेबिलिटी है क्वालिटी प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर्स को देना है इसको इंश्योर करनी है, ठीक है। सम स्टैंडर्ड अगर हम लोग देखें जो इंडिया में अप्लाई होती है तो ISI मार्क्स आप लोग देखते हो कि ये यहाँ पे ये मैंडेटरी है कि जो भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट है स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होती है उसमें आपको ISI मार्क देखने को मिलेगा। ये सर्टिफाई कौन करते हैं? तो BIS करते हैं। BIS हॉलमार्क है जो कि आप लोग देखो कि यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह कंफर्म करने के लिए होता है। FPO मार्क है जो कि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली एक तरीके का सर्टिफिकेट है जो कि ये मैंडेटरी होती है सारे प्रोसेस्ड फ्रूट मार्केट के लिए। साथ ही इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, तो ये भी आपका सर्टिफिकेशन है जो कि मार्क किया गया है ओरिजिनली फॉर्म जो फूड प्रोडक्ट हमारे देश में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, और ये सर्टिफाइंग एजेंसी कौन सी है? तो अपेडा है, ठीक है। उसके बाद एग मार्क है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए भी इसको लाया गया है। ये लीगली इन्फोर्स किया गया है इंडिया में, और ये कानून बनाकर इसको लाया गया है, और ये किसके द्वारा ये लाया जाता है? तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। तो ये भी याद रखनी है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूज़ में रहा है, तो इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, तो लेबर मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री है जो कि नोटिफाई करती है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि 5% तक यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगी। और ये इस फंड का मतलब है कि कोई भी फंड जो कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है या इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है इंडिया में, और वो प्राइवेटली पुल्ड इन्वेस्टमेंट है। इसमें आपका 3 कैटेगरी है, एक वेंचर कैपिटल है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, हेज फंड है, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? देखिए यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एपलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा जो है अलाउ किया गया है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो यहाँ पे 6,000 करोड़ जो डिपॉजिटेड किया गया था उनके स्क्रू अकाउंट में, तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब स्क्रू अकाउंट है क्या? एक्चुअली ये अकाउंट होता है जहाँ पे फंड और एसेट को रखा जाता है। इट मीन्स कि जब आप लोग जैसे कोई बिल्डिंग बनाने जाते हो, रेरा के तहत, रेरा एक एक्ट आया था उसमें भी स्क्रू अकाउंट की बात की गई थी कि उस बिल्डिंग जब जो वहाँ का
मालिक होता है और आप लोग जो परचेज़ करते हो, तो यहाँ पे एक बीच में एक थर्ड पार्टी होल्डर रहेंगे जो कि यहाँ पे इस अकाउंट को मेंटेन करेंगे। इसमें कुछ पैसे जो है एडवांस में आपको देना होता है। अगर आपको बिल्डिंग यहाँ पे बन के नहीं दिया जाएगा तो इसमें जो पैसे रखे होते हैं ये यहाँ पे कस्टमर को वापस कर दिए जाते हैं। तो एक्चुअली एक तरीके का अकाउंट होता है जहाँ पे फंड और एसेट जो है वो किसी थर्ड पार्टी के ट्रस्ट के लिए रखा जाता है और यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टी इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। एक्चुअली इसमें बेनिफिट होता है कि ओवरकमिंग जो अनसर्टिनिटीज़ है, जैसे कोई काम नहीं हुआ, प्रोजेक्ट नहीं चला, तो कोई अगर बिजनेस के लिए पैसे लगा रहे तो उनकी पैसे बर्बाद नहीं होनी चाहिए, उनको वापस मिल जानी चाहिए। ठीक है। फिर है रायोकेट इम्पैक्ट। एक्चुअली आईएमएफ के द्वारा वार्न किया गया है रायोकेट इम्पैक्ट, जो कि एडवांस इकोनॉमीज में देखने को मिल रहा है। रायोकेट इम्पैक्ट, इसको हम लोग ट्रांसफ़र इफेक्ट भी कहते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर जो कि एक इंसान अगर दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। एंकर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि यहाँ पे 25,000 करोड़ तक इसको रेज कर रहे हैं एंकर इन्वेस्टर से। एंकर इन्वेस्टर एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है जो कि इनवाइट करते हैं जितने भी शेयर के सब्सक्राइबर होते हैं, यानी कि जब यहाँ पे कोई भी कंपनी मान लीजिए कि अपनी पहली बार शेयर निकालते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। तो अगर यहाँ पे पहली बार शेयर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे पहले जब ये सब्सक्राइबर को इनवाइट करते हैं तो इसको इनिशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं और ये होते हैं एंकर इन्वेस्टर। एक्चुअली एंकर इन्वेस्टर्स जो है ना वो इसेंशियली इसको लाया जाता है जिससे कि जो इन्वेस्टर्स की कॉन्फिडेंस है वो बढ़े और साथ ही साथ आईपीओ का डिमांड जो है वो मार्केट में इंक्रीज़ हो। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं कौन कौन से न्यूज़ में है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे आरबीआई के द्वारा यहाँ पे ज्वाइन किया गया है सेंट्रल बैंक और सुपरवाइजर नेटवर्क, जो कि फिनेंशियल सिस्टम को ग्रीन करने के लिए। तो ये है आपका नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फिनेंशियल सिस्टम। एक्चुअली ये ग्रुप ऑफ सेंट्रल बैंक है, सुपरवाइजर्स है, जो कि एक साथ आकर अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे शेयर करेंगे और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट रिस्क जो मैनेजमेंट है फिनेंशियल सेक्टर्स में उसको डेवलप करेंगे। ओके, ये सिस्टम आपका लॉन्च किया गया है पेरिस में, वन प्लानट समिट हुआ था 2017, तो उसके तहत इसको लाई गई थी। इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पोर्टल है। एक्चुअली ये पोर्टल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा इसको लाई गई है। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हमारे देश में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो प्रमोट हो और जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट रिजिम है हमारे देश में वो यहाँ पे इम्प्रूव हो। टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, भूटान की जो टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है इंडिया के साथ मिलाकर। तो इसका एम है कि हमारे यहाँ की जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करनी है और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव होगा यूएनडीपी का और ओईसीडी का, तो इसको याद रखिए। ठीक है। फिर यहाँ पे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है, तो सेबी है, सेबी के द्वारा यहाँ पे एक सर्कुलर इशू किया गया है जिसमें कि आपका न्यू डिस्क्लोजर नॉर्म्स है। सर्कुलर कहने का मतलब है कि एक नोटिस होता है उसको यहाँ पे लाया गया जिससे कि नए जो नॉर्म्स है उसको डिस्क्लोज किया गया है और ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। ये रिपोर्टिंग जो है आपका BRSR फॉर्मेट में ही है, तो इसको ध्यान रखना है। BRSR क्या है, एक नोटेबल डिपार्चर होगा एग्जिस्टिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट से और कुछ स्टेप्स लिया गया है जिससे कि यहाँ पे आप लोग देखो कि फिनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है ना इसके बेसिस में यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग जो है ये लाई जाएगी, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारी इकोनॉमिक सेक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और भी जो सेक्शन यहाँ पे बाकी है। सो आई होप कि आपकी रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, प्रैक्टिस आप जम के कर रहे होंगे एंड ऑल दी वेरी बेस्ट मेरे तरफ से आप सभी को कि प्रीलिम्स में आप लोग का इस बार अच्छा जाए। जो भी जितनी बार अटेम्प्ट दे रहे हैं फर्स्ट टाइम भी है तो होप फॉर द बेस्ट और इसी तरीके से कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।